कई बच्चे विदेश में होते हैं, बेचारे पेरेंट्स से यहाँ चला नहीं जा रहा, वो 2-2 साल 3-3 साल से वेट कर रहे हैं, बच्चा आएगा हमारी सर्जरी कराएगा, या मोबाइल पे ऐसे गेम खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं. आइडियली इट शुड बी एट द आई लेवल, इट हैज़ टू बी लाइक दिस, एंड मोबाइल शुड ऑल्सो बी होल्ड लाइक दिस. कौन सा पिलो सही होता है? बहुत सॉफ्ट, बहुत हार्ड? जो प्लांटर फिशाइटिस या एडी की समस्या आजकल आप सुनते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नंगे पाँव चलने से होती है. तो साइकिलिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज नी जॉइंट्स के लिए. जिनका कंप्यूटर्स पे बहुत काम है, पोस्टर ऐसे करके यूँ लगे रहते हैं, है ना. कोई भी एक चीज़ रेगुलर करने का कोई फ़ायदा नहीं है. इट हैज़ टू बी मिक्स एंड मैच ऑफ ऑल द थिंग्स. वेट ट्रेनिंग, योगा, साइकिलिंग, वॉक, एवरीथिंग. कौन सी शूज़ सबसे बेहतर है? स्टेरॉइड से हिप का एवियन नामक बीमारी होती है. मोस्ट ऑफ द पेशेंट में हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी उसमें करनी पड़ती है. डॉक्टर आशीष, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत शो पर आने के लिए. थैंक यू सो मच मुझे इस शो में बुलाने के लिए. ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपसे रूबरू हूँ इस शो में और आपके दर्शकों से. थैंक यू. वो एक अमिताभ बच्चन का सॉन्ग है जिसमें शुरुआत का एक लाइन है कि बुजुर्गों ने फरमाया कि जरा अपने पैरों पर खड़े होकर दिखलाओ तो ज़माना तुम्हारा है. तो आदमी अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है एक टाइम पर, लेकिन उसके बाद उसकी केयर नहीं करता ना. जब हड्डियों की तो बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं. वेरी ट्रू. हड्डियों को मजबूत रखने के लिए लाइफ टाइम क्या बेसिक प्रैक्टिस होनी चाहिए जो कि हर परिवार को फॉलो करना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है. इस पे मैं बोलूँगा कि 3 चीज़ें हमको बहुत ध्यान रखनी है. एक तो वेट. आपका जो वेट है वो डायरेक्ट लोड है आपकी बैक और नीज पे, तो आपके वेट को हमेशा चेक पे रखना चाहिए. होता क्या है कि जैसे जैसे मैरिज, आफ्टर मैरिज बेबीज़ होते हैं, या फिर इन मेल्स ऑल्सो जब सेडेंट्री लाइफस्टाइल में जैसे जैसे आपका वेट बढ़ रहा है, आपके नीज पे 7 टाइम्स टू 10 टाइम्स लोड पड़ रहा है आपके वेट से. तो सबसे पहले वेट चेक होना बहुत ज़रूरी है. एज बढ़ने के साथ आपका मेटाबॉलिज्म कम होता जाता है, तो आपको उसी तरीके से आपकी डाइट को या तो रिड्यूस करना है, बैलेंस करना है, और साथ में एक्सरसाइजेस को इंक्लूड करना है. तो अगर आपको लग रहा है आप 30 या 40 इयर्स तक बहुत ज़्यादा मीठा खाते थे, तो आपको बहुत ध्यान से अपनी मीठे की मात्रा या खाने की मात्रा को कम करनी है. क्योंकि हमारे पास आते हैं पेशेंट्स 45-48 इयर्स में, फीमेल्स की, मेरी डाइट तो उतनी है पर मेरा वेट बढ़ा जा रहा है. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट कम हो रही है, हमारी बॉडी की पचाने की क्षमता कम हो रही है. पहले आप बहुत ज़्यादा खा लेते थे और वेट नहीं बढ़ता था, अब आप मात्रा से कम भी खाएंगे तो आपको वेट बढ़ना है. तो इट डिपेंड्स मेटाबॉलिज्म पे, हार्मोनल चेंजेस पे. तो सबसे इम्पोर्टेंट वेट रिडक्शन. ठीक है. सेकंड, डायनेमिक लोडिंग एक्सरसाइजेस. तो इसका शब्द का मतलब यह है कि हमारे पूरे भारत में जब भी हम पेशेंट को बोलते हैं आप क्या एक्सरसाइज करते हैं, हम तो वॉक करते हैं. तो बहुत धीरे धीरे टहलने को, बिल्कुल बातें करते हुए, अरे मेरे तो 10,000 कदम हो गए, ये हो गए, नहीं, वो आपकी एक्सरसाइजेज नहीं है. वो आपको मन को खुश करने वाली एक्सरसाइज है. वो बंद ना करिए, बट एटलीस्ट अगर आप वॉक भी कर रहे हैं तो एक ब्रिस्क स्पीड में वॉक करना है, जिससे आपकी कार्डियक एक्सरसाइजेज हो. दूसरा, आपको ये समझना है वॉक हर एक मसल की एक्सरसाइज नहीं है. तो डायनेमिक लोडिंग एक्सरसाइज का मतलब है किसी न किसी तरीके की जिम या वेट एक्सरसाइजेज हर जॉइंट की होनी चाहिए. इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बॉडी बनानी है, पर हमें हमारी हर मसल्स को एक स्टिमुलेशन देना है. 2 किलो, चाहे हर एक जने के लिए कोई 2 किलो का वेट ले, 3 किलो का वेट ले, पर किसी की गाइडेंस में या फिर सीख के नी की, बैक की, बाइसेप्स की, फोर आर्म्स की, इन सब की एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है. तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, सप्लीमेंट्स. कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेना और साथ में B12 भी अत्यधिक ज़रूरी है. इसके बहुत सारे मिथ्स हैं. लोग बोलते हैं कैल्शियम लेंगे तो स्टोन बन जाएंगे, हार्ट में जमा हो जाएगा. ये सब गलत बात है. ऐसा थोड़ी कि हमारे पास जो भी स्टोन बन के आते हैं वो सब कैल्शियम ही खा रहे होते हैं. सो लाइफस्टाइल पे ही डिपेंड करता है इन सब चीज़ों का. एक रेगुलेटेड डॉक्टर प्रेस्क्राइब डोजेज में रेगुलर कैल्शियम लीजिए, विटामिन डी लीजिए और B12 लीजिए. आपकी हड्डियां जो हैं कैल्शियम, विटामिन डी और इन सब से ही तत्वों से बनी हुई है. आपकी नर्व्स, मसल जो हैं वो B12 के मदद से आगे रेगुलेट होती हैं. तो ये सब ज़रूरी सप्लीमेंट्स है जो उचित मात्रा में लेना बहुत ज़रूरी है. तो इन द एंड अगर हम बोलें, एक्सरसाइज, वेट रिडक्शन और सप्लीमेंट्स एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं. कॉम्बो है. यस. अच्छा, महिलाओं के साथ ये प्रॉब्लम बहुत होता है. Yes. पोस्ट मेनोपॉज, यस. कैल्शियम बहुत कम हो जाता है. वेरी ट्रू. उनके लिए क्या स्पेशल कोई ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी? यस, वेरी ट्रू. सो इसमें क्या होता है कि एवरेज 45 to 50 ईयर्स में
सबसे पहले तो एक ये भी दुख की बात है कि जैसे विदेशों में शुरू से ही जवान एज से ही लोग ओवर द काउंटर, मतलब जनरल स्टोर पे भी, प्रोविजनल स्टोर, हर जगह पे वहाँ पे सप्लीमेंट्स मिलते हैं जो लोग रेगुलर लेते हैं। पेरेंट्स भी अपने बच्चों को एक सप्लीमेंट तो देते हैं कि बेटा ये ज़रूर खा लेना बेटे, बच्चे बचपन से ही। तो ये आदत हमने नहीं बनाई है, जो कि एक बहुत ज़रूरी आदत है। तो हमारी शुरू से ही हमारी हड्डियां जेनेटिकली कमज़ोर होती हैं, और धीरे धीरे, क्योंकि हम शाकाहारी, इंडिया की भी बात कर रहा हूँ, और हमारा शाकाहारी जो खाना है उसमें भी देखिए बोन को जो स्टिमुलेशन मिलना चाहिए, बोन को, मसल को, वो नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि शाकाहारी के साथ आप अपनी बोन स्ट्रांग नहीं रख सकते हैं। तो कुछ अच्छे सप्लीमेंट्स, स्पेशली महिलाओं में जब वो 40-45 पे पहुंचते हैं, तो रेगुलर कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स अपने गायनिकोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिक सर्जन से पूछ के रेगुलर लीजिए। उसको ऐसा मत करिए कि भाई डॉक्टर ने 1 महीने के लिए लिखा, उसके बाद दिखाया नहीं, 1-2 साल बाद पहुंच गए कि मैं फिर एक ही बात बोलता हूँ, गाड़ी चलानी है, पेट्रोल डालना है। तो ये सब आपके लिए सप्लीमेंट है, पेट्रोल डीजल है। हाँ, दीज आर योर फ्यूल फॉर योर बोन्स, फॉर योर मसल्स। तो आप इनको रेगुलर लीजिए, उचित मात्रा में लीजिए, तो ये आपको कभी नुकसान नहीं देंगे। ऐसा नहीं आपने थोड़े दिन ले लिया, फिर बहुत लंबा गैप कर लिया, फिर वापस ले लिया, इट वोंट हेल्प। यस, इट वोंट हेल्प। अच्छा, हम लोग एक्सरसाइज की बात कर रहे थे, स्पेशली जब आपने कहा वॉक कर रहे हैं, हम्म फोन पे बात करते हैं। कई बार मैं भी ये सोचता हूँ कि अगर आप फोन पर बात करते करते वॉक कर रहे हो, तो आपका दिमाग जब ये नहीं जानता है कि आप वॉक क्यों कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। सही है। यस। सो बेसिकली ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आप किस स्पीड से वॉक कर रहे हो, कार्डियो एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। डेफिनेटली फिजिकल एक्टिविटी तो हो ही रही है, ठीक है। पर आप थोड़ी देर खड़े हुए हो, थोड़ी देर चल रहे हो, तो आई डोंट थिंक ये इतना इफेक्ट देगा। पर ये जरूर है कि कहीं बैठे रह के वॉक करने से तो अच्छा है कि थोड़ा आप चल के वॉक कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हैं, तो इट इज इंक्लूडेड इन एक्टिविटी, मैं ये नहीं बोलूंगा। पर अगर आप उसको बोलो कि मैं वो स्टेप्स को गिन के ऐसे बोल दूं मेरे तो 10,000 स्टेप हो गए या 15,000 स्टेप हो गए, तो वो आपकी कार्डियक एक्टिविटी में हेल्प नहीं करेगी। कार्डियक एक्टिविटी वो होती है, या फिर जो आपकी ब्रिस्क वॉक हो, आपकी हार्ट बीट को अराउंड 100 तक ले जाए, 100-120 तक, या फिर आपका पसीना आने लग जाए, इट इज़ अ गुड ब्रिस्क वॉक। तो एटलीस्ट वो वॉक आप करें, एक कंटिन्यूशन में करें 5-6 हज़ार स्टेप, तो वो एक्सरसाइज में काउंट होगा। बट अगर टहल रहे, थोड़ी देर बैठ गए, थोड़ी देर खड़े हो गए, आई डोंट थिंक कि वो आपके ज़्यादा कैलोरी बर्न भी करती है, आपकी कार्डियक एक्टिविटी में, एक्सरसाइज में काउंट होती है। जी। देयर वाज अ टाइम जब घर की महिलाएं घर के काम कर रही थी, ऑफिस जाने वाला इंसान ऑफिस जा रहा था, वेट ट्रेनिंग की कोई ऐसी बहुत ज़्यादा बात नहीं होती थी। लेकिन अभी रिसेंट पास्ट में लोगों ने ऑब्जर्व किया है, हर इंसान, हर एक्सपर्ट जो है, फिटनेस एक्सपर्ट, ये कहता है कि अगर आप 30 एज क्रॉस कर रहे हैं, आपको वेट ट्रेनिंग करनी ही चाहिए। वेरी ट्रू। सो अभी मैंने जो एक शब्द यूज़ किया था, डायनेमिक लोडिंग, डायनेमिक लोडिंग का मतलब ही वही है कि वेट ट्रेनिंग। सो अगेन, जब हम कभी भी सोचते हैं हमको वेट कम करना है, कार्डियो कर लो, कार्डियो कर लो, है ना, सो इट डेफिनेटली हेल्प्स। बट वेट ट्रेनिंग का क्या मतलब है? वेट ट्रेनिंग आपकी हर सेट ऑफ मसल, इंडिविजुअल सेट ऑफ मसल्स को स्टिमुलेट करती है, आपके जॉइंट्स को मोबाइल करती है। तो ये बहुत ज़रूरी है आपकी मसल मास को मेंटेन करने के लिए। होता क्या है, 40-50 के बाद आपने देखा होगा मसल एकदम से हाथ पैर बिल्कुल पतले हो जाते हैं, लटक जाते हैं। ठीक है, लोगों से सीढ़ी चढ़ने में मुश्किल होती है, बेड से उठने में मुश्किल होने लगती है, घर वाले बोलते हैं कि हाथ पैर दुख रहे हैं पूरे टाइम। सो ये जो वेट ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट यही है, जो डायनेमिक मसल लोडिंग जो हम बोलते हैं, डायनेमिक मसल ट्रेनिंग, मतलब वेट ट्रेनिंग करिए, उससे आपकी मसल मूवमेंट भी होगा, मसल मास बढ़ेगा, स्टिमुलेशन होने से बोन भी स्ट्रांग होगी। ठीक है। और इसमें भी एक बहुत फनी बात है, मैं जब पेशेंट्स को ये बोलता हूँ कि भाई आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, पूरे दिन घर में एक्सरसाइज ही तो करते हैं घर के काम करके। सो मैं उनको ये बोलता हूँ, उनमें से कुछ चीज़ें ही एक्सरसाइज हैं। ये वही डिफरेंस है गाड़ी को चलाना और गाड़ी को सर्विस कराना। वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज आर डिफरेंट, घर के काम अलग होते हैं। यस, वो तो अच्छा हेल्प करते हैं, कई बार वो नुकसान भी कर सकते हैं। अगर आप झुक के सारे घर के काम कर रहे हैं पूरे टाइम, बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये सब कर रहे हैं, तो जिनको बैक इश्यूज हैं उनको उससे नुकसान हो सकता है। तो वो कई बार अच्छी एक्सरसाइज नहीं है, वो नुकसानदायक भी है। तो एक बार डॉक्टर की राय लेके उनको समझ के सही एक्सरसाइज करें तो बहुत
अच्छा होगा। तो मेरे हिसाब से वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जो सिर्फ ऐसा नहीं है कि यंगस्टर्स को ही करना चाहिए। आई वुड से 40s के लोग, 50s के लोग, इनफैक्ट एल्डरली भी 60-70 के लोगों को भी रेगुलर वेट ट्रेनिंग अपने अपने एज के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से करना चाहिए। राइट। अभी आपने जो सप्लीमेंट्स की बात की, इसमें मैग्नीशियम आजकल बहुत इम्पोर्टेंट यस, समझा यस, जाता है। तो मैग्नीशियम को प्रॉपर करने के लिए क्या ओरल मेडिसिन रिक्वायर्ड है, या फिर आजकल इप्सम सॉल्ट की बड़ी बात हो रही है, इप्सम यस, सॉल्ट भी कहीं ना कहीं यस। ज़्यादा बेहतर कौन सा? सो देखिए क्या होता है, इट ऑल डिपेंड्स कि आपने, एक होता है डेफिशिएंसी हो जाए, मतलब बहुत ही कम हो जाए, ठीक है। एक हो जाए कि बस मेंटेन करना है, अभी हमारा डेफिशिएंट नहीं है। तो डेफिशिएंसी वाली स्टेज में एक बार के लिए सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है, जो कि बड़े अच्छे कैल्शियम के साथ आजकल मैक्सिमम मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स होते हैं। फिर एक बार आपने सप्लीमेंट जो डेफिशिएंसी को करेक्ट कर लिया, तो मेंटेनेंस आप डाइटरी जो सप्लीमेंट्स हैं उनसे, जैसे कभी कभी गमीज ले लीजिए, कमीज भी आती हैं, ठीक है। एप्सम सॉल्ट जैसे, उनमें ये फोर्टिफिकेशन होता है, मतलब ये लोग आयोडीन, मैग्नीशियम ये सब ऐड करते हैं उसमें, और उनमें थोड़ा सा होता है भी एप्सम सॉल्ट में, तो वो मेंटेनेंस के लिए ठीक है। पर आप सोचो कि डेफिशिएंसी को करेक्ट कर ले, वो संभव नहीं है। तो क्या सिचुएशन में हमें, अगर हम किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो इट मीन्स उसको मैग्नीशियम डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, मतलब वन ऑफ द कॉजेज है वो उसका। राइट। तो उस केस में थोड़े समय के लिए मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स अगर लेंगे तो उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। फिर उस चीज़ का मेंटेनेंस आप अपने डाइटरी इससे सप्लीमेंट से ले सकते हैं। जी। आजकल जैसे आपने कहा कि कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम मिक्स, कई सारे टैबलेट्स हम लोग मार्केट में देखने मिलते हैं। अगर किसी को स्टोन का प्रॉब्लम है, उसकी बॉडी टेंडेंसी स्टोन की है, हाउ देन ही कैन हैव द मैग्नीशियम? नहीं, सो मैग्नीशियम का तो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट स्टोन से रिलेशन नहीं होता है, बहुत कैल्शियम से होता है। सो बेसिकली बहुत सारे टाइप के स्टोन्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है सारे स्टोन कैल्शियम के हो, बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्टोन्स है। तो वो कौन से टाइप का स्टोन है या किस चीज़ की प्रवृत्ति है वो भी देखना है। ये ज़रूर है, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्टोन्स बनने की प्रवृत्ति है तो हम कैल्शियम में भी बहुत सारे प्रकार के आते हैं, फॉस्फेट, सिट्रेट, कार्बोनेट। तो कोई कोई जो होता है, जैसे कार्बोनेट है वो स्टोन ज़्यादा बनाता है, बाकी कम बनाते हैं, तो हम वो उस हिसाब से दूसरा कोरल कैल्शियम दे सकते हैं, जिससे स्टोन बनने की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और डोज को कम रख के और पानी ज़्यादा पियेंगे तो स्टोन बनने की प्रॉब्लम्स कम हो जाएगी, ठीक है। बट अगर अपन लेंगे ही नहीं कैल्शियम, एक चीज़ समझिए और, कि बॉडी में कैल्शियम फ्लो हो रहा है मसल्स को मूव करने के लिए, हार्ट को चलाने के लिए, फिंगर्स को, हैंड के मूवमेंट, किसी भी चीज़ के लिए कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज नेसेसरी। अब ये काम तो करनी है, तो ब्लड में कैल्शियम तो फ्लो हो ही रहा है, अगर आप नहीं खाओगे तो हड्डियों से पिघला के या जितना भी डाइट है उससे ब्लड में आएगा। तो अगर स्टोन बनना है, जमना है, आपने पानी नहीं पिया तो वो ऐसे भी जमेगा, ठीक है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। राइट। यस। ग्रेट। आजकल बहुत सारे बच्चों को एक एज में आते से लगता है मुझे जिमिंग शुरू करना है, मुझे एक्सरसाइज शुरू करनी है। अगर एक छोटी एज से किसी बच्चे ने जिम जाना शुरू कर दिया, तो क्या आफ्टर कभी लाइफ में जॉइंट पेन इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है उसको? सर ये एक बहुत ब्रॉड, इसका मैं बोलूँगा बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो इफ़ेक्ट करती हैं। एक्चुअली क्या होता है, ये अगर कोई बच्चा 12 से 16 साल में जो इसको शुरू करता है, तो उस टाइम में एक तो उसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा होता है, एग्रेशन होता है, इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाता है लोगों से, ठीक है। हैवी हैवी स्ट्रेंथ तो होती है, तो हैवी वेट, हाँ हैवी वेट लेना शुरू कर देता है। अब अगर उसको सही कोई इन्फ्लुएंस मिल जाए, उसको कोई बता दे कि भाई वेट कम लेना है, रेपिटेशन ज़्यादा लेना है, क्या सही है क्या गलत है, तो इतना ओके है। हर चीज़ की अति खराब है, हर चीज़ का कमी खराब है। साथ में उस एज में फिर लोगों को, अगेन मैं बोल रहा हूँ, टाइम ऐसा होता है 12 to 16 टीनेजर वाला, उनको गलत सप्लीमेंट, स्टेरॉइड, ये सब पे आदत लग जाती है। तो प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि वेट ट्रेनिंग कर लें, तो वेट ट्रेनिंग कैसे कर रहे हैं, कितनी कर रहे हैं, और गलत, मैंने ये देखा है इस एज में स्टार्ट करने वाले 90% लोग गलत चीज़ों में ज़्यादा पड़ जाते हैं, स्पेशली सप्लीमेंट्स, स्टेरॉइड्स, एंड हैवी वेट्स लेने लग जाते हैं, बहुत बड़े बड़े मोटे हो जाते हैं फिर। और उनमें से फिर कई लोगों को आगे जाके हिप जॉइंट्स खराब हो जाते हैं, स्पाइन में यूजुअली क्योंकि वो ग्रोइंग एज में 12 to 16 में बोन्स अभी भी ग्रो हो रही हैं, सॉफ्ट बोन्स हैं,
है ना। तो उस टाइम पे अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट ट्रेनिंग करेंगे और गलत कर लेंगे तो इट मे इफेक्ट योर फ्यूचर। पर अगर आप बहुत जिम्मेदारी से करोगे, कंट्रोल्ड वे में करोगे और प्रॉपर गाइडेंस से करोगे तो आई डोंट थिंक इट इज़ टू मच ऑफ अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यही होती है कि वो कंट्रोल गड़बड़ होता है, कंट्रोल इन सप्लीमेंट्स इन एक्सरसाइजेस नहीं पता होता बच्चों को, वहाँ एक प्रॉब्लम है। बाकी अगर सही गाइडेड तरीके से करी जाए तो आई डोंट थिंक इट इज़ अ प्रॉब्लम। रिसेंटली सीन हम अभी शाहरुख खान की क्रैम्प्स आए थे, ही वेंट टू अमेरिका फॉर द ट्रीटमेंट। सलमान खान के भी कई सारे ऑपरेशंस रह चुके हैं। यस, ये सप्लीमेंट्स के चलते हैं या ओवरवेट लिफ्टिंग या उसके तरह कारण हो सकता है? आई वुड से दे हैव अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, दे वेरी वेरी स्ट्रेसफुल। उनका पूरा शो बिजनेस है ना। दे हर चीज एक्सट्रीम में होती है उधर। वो ना एकदम से उनका वेट बढ़ जाएगा, फिर एकदम से उनको कुछ स्ट्रिक्ट डाइट पे डाल देंगे, 6 6 घंटे वेट ट्रेनिंग कराएंगे, हैवी वेट ट्रेनिंग कराएंगे, बॉडी उसको एंड्योर नहीं कर पाती है, इसलिए इंजरीज होती हैं। इट हैज़ टू बी, उनका तो देखिए रोजी रोटी है तो उनको वो करना पड़ता है। बट देन इट, अब ऋतिक रोशन जैसा फिट एक्टर और सलमान खान, शाहरुख खान, ये सब फिट एक्टर्स को सबसे ज़्यादा इंजरीज होगी। किसी को शोल्डर इंजरी हो रही है, किसी को बैक इंजरी हो रही है, बिकॉज दे हैव टू लिफ्ट वेट। 4 4 घंटे 6 6 घंटे जिम कर रहे हैं, रात भर जग के शूटिंग कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट डाइट पे होते हैं जिसमें डिहाइड्रेशन, वाटर, हाई प्रोटीन डाइट। सो ये जो सारा प्रेशर है, बॉडी इज़ नॉट यूज टू दिस काइंड ऑफ प्रेशर। आप किसी भी चीज़ से ज़्यादा उसको प्रेशर देंगे सो दिस विल कल्मिनेट इनटू इंजरीज, चाहे वो शाहरुख खान हो चाहे वो नॉर्मल आदमी हो। बिकॉज वो सेलिब्रिटी है इसलिए उनका पता चलता है, जो आम आदमी है उसका पता नहीं चलता है। राइट। आजकल जो मोबाइल का यूज़ है, लैपटॉप का एक्सेस यूज़ है, ये कहीं ना कहीं बॉडी पोस्चर को ख़राब कर रहा है। Yes. मोबाइल पर ऐसे Yes. बैठकर देखते हैं, Yes, yes. गर्दन झुकी हुई है, Very true. लैपटॉप पर बैठे हैं। वेरी ट्रू। ये कितना हार्मफुल हो सकता है आने वाले टाइम पर बच्चों के लिए और हम जैसे लोगों के लिए भी जो लगातार लैपटॉप्स पर लगे होते हैं बेचारे? सो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। मेरी 40% प्रैक्टिस अभी एट करेंट यंग एज की इज़ ऑफ बिकॉज ऑफ मोबाइल एंड लैपटॉप यूज़। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, 20 to 30% ऑफ द ओल्ड एज पीपल आर ऑल्सो कमिंग विद द सेम प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ मोबाइल यूज़। अब मोबाइल तो सबके पास है, ठीक है। पहले वाले लोग तो बाहर घूमते थे, सब करते थे। अब वाले लोग, ओल्ड लोग भी सब व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पे लगे हुए हैं एंड उनकी बोन्स तो ऑलरेडी डिजेनरेटेड है या ख़राब हो रही है, हाँ तो उनको वो इफेक्ट ज़्यादा कर रहा है। जी। यंग एज वालों को अभी डेफिनेटली मुश्किल होता है पर उनका शॉर्ट टर्म पेन होता है। मैक्सिमम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, टीचर्स, डेंटिस्ट, जिनका कंप्यूटर्स पे बहुत काम है, पोस्टर ऐसे करके यूँ लगे रहते हैं, है ना, या मोबाइल पे ऐसे गेम खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। आइडियली इट शुड बी एट द आई लेवल, इट हैज़ टू बी लाइक दिस एंड मोबाइल शुड ऑल्सो बी होल्ड लाइक दिस, ठीक है, एट द आई लेवल। सो उससे जो नेक पे आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है, सबसे यूजफुल है, आप कोई भी, इफ आई एम टॉकिंग, यू आर लिसनिंग, एनीथिंग कैन नॉट बी डन विदाउट मूविंग योर नेक। अगर आपको वो अपने आप ऑटो लेवल पे हो रहा है, समझिए, अगर आपकी एक दिन नेक स्टिफ हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप मतलब आपकी, मतलब यू आर जस्ट स्टक, ऐसा लगता है ना। दिस इज सच ए इम्पॉर्टेंट थिंग। तो उस पर इतना लोड पड़ता है बिकॉज ऑफ दी रेगुलर मोबाइल, लैपटॉप्स, इसकी वजह से इट हैज़ टू बी टेकन केयर। रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है। जो 20 30 के बच्चे, उनको भी ये समझना है कि वो अगर अभी से ये करेंगे तो 40 50 में क्या होगा, या 60 70 में क्या होगा। दे आर सो, मतलब सर्वाइकल सर्जरीज का नंबर इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है। आप चाहे फिजियोथेरेपिस्ट से पूछें, ऑलमोस्ट 70 to 80% पेशेंट नेक पेन या बैक पेन के हैं बिकॉज ऑफ रॉन्ग पोस्चर्स, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, अगेन तकिया सही नहीं लगा रहे हैं, लेटे हुए 20 30 डिग्री पे लेट के बेड पे मोबाइल देख रहे हैं, वो कर रहे हैं, सोते वक्त 3 3 4 4 घंटे। ऑल दीज हैज एडेड टू unnecessary strain on the neck, जो आगे जाके प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, अभी भी हो ही रही हैं लोगों को। दिस हैज़ टू बी करेक्टेड। रेगुलर नेक एक्सरसाइजेस, जैसे मैंने बोला, आई लेवल पे वो चीज़ें करनी है, वो होना ही चाहिए ताकि अपनी यंग जो जनरेशन है उसका फ्यूचर बना रह सके। जी।
आपने पिलो की बात करी, कौन सा पिलो सही होता है? बहुत सॉफ्ट, बहुत हार्ड? क्योंकि कुछ लोग मैंने देखा है, यस। जैसे हमारे परिवार में कुछ ऐसे बुजुर्ग भी हैं जिनको कड़क तकिया ही चाहिए, कुछ लोगों को बहुत सॉफ्ट तकिया भी सॉफ्ट पसंद है। तकिया चाहिए। विच इज बेटर? Ideally, neither too soft, neither too hard. It so आजकल इसलिए कॉन्सेप्ट आ गया मेमोरी फोम पिलो जो होता है ना, इट टेक्स द शेप ऑफ योर नेक एंड वो आपके नेक के प्रेशर या वेट के हिसाब से कितना दबना है कितना नहीं दबना है उस पर एडजस्ट हो जाता है। तो आइडियली तो वो बेस्ट चीज़ है। जीरो पिलो इज ऑल्सो नॉट गुड क्योंकि नेक पीछे चली जाएगी। कई लोग दो दो तीन तीन पिलो लगाते हैं, नेक ऐसे चली जाती है। इट हैज़ टू बी बैलेंस, जो नेक का कर्वेचर है वो बना रहना चाहिए। वो यूजुअली जो आजकल के केस में वही कह रहा हूँ, सो वेरी गुड पिलो कंपनीज, वेरी गुड रिसर्चेज आर कमिंग जो सर्वाइकल शेप के पिलोज बना रहे हैं। ऑनलाइन मिल जाएंगे, शॉप्स में मिल जाएंगे आपको। वो आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग टू यूज। राइट, उसकी तरफ जाए जाता यस, बेटर रहेगा। जिनको ये प्रॉब्लम्स है उनको तो डेफिनेटली जाना चाहिए, अदरवाइज ऑल्सो सबको उस टाइप के पिलो यूज करने चाहिए। जी। आजकल के जो ट्रेंडी स्पोर्ट्स हैं उसमें मैराथन सबसे ज्यादा आते हैं, यस ऑफ क्योंकि हर किसी को शौक है, क्योंकि मिलिंद सोमन भी दौड़ रहे हैं, बाकी सेलिब्रिटी, तो हमें भी दौड़ना है। यस। लेकिन इसके आने वाले टाइम पर क्या कुछ इंजरीज हो सकती है? इसको अभी से टेक केयर करके मैराथन का हिस्सा होना चाहिए, प्लीज वो बताएं रवा साहब। सो आपने अगर एक चीज़ देखी होगी, जितने भी प्रोफेशनल मैराथन रनर्स हैं वो पूरे अपनी बॉडी को या एक उनका पूरा आई वुड से एक प्रोग्राम होता है, कंप्लीट प्रोग्राम होता है। दे मेनी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफ मैराथन्स। वो ऐसा नहीं है कि आपको अगले हफ्ते मैराथन दौड़ना है अपन पहुंच जाएंगे भागने, एक दो दिन पहले भागना शुरू कर दिया, प्रैक्टिस कर दिया। तो इसके एक बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको डाइट से शुरू होके हाई प्रोटीन डाइट वो करनी है, हाइड्रेशन को बहुत अच्छे से मेंटेन करना होता है, एंड एक पूरा ट्रेनिंग वो 1 डेढ़ 2 महीने पहले से उसकी तैयारी शुरू करते हैं मैराथन रनर्स की। और ऐसे नहीं कि पहले दिन से भागते हैं, हो सकते हैं शुरू में स्ट्रेचिंग करते हो, उसमें वेट ट्रेनिंग भी होती है, उनके स्पीड को मेंटेन करते हैं, ब्रीदिंग कंट्रोल होती है। तो इट है वेरियस फैक्टर। शुरू में हो सकता है डिस्टेंस कम रखें, ब्रीदिंग कंट्रोल पे ज़्यादा फोकस करें। एक बार आपका ब्रीथ कंट्रोल होने लग जाए फिर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे, फिर धीरे धीरे आपको स्पीड बढ़ानी है। तो इट इज़ अ प्रोसेस जो मुझे लगता है, और सबसे ज़्यादा होता भी ये है कि हम सब सीजनल मैराथन रनर्स होते हैं मैक्सिमम लोग। हमको पता चला 1 2 हफ्ते बाद मैराथन है, हमने रजिस्टर कर लिया, 2 3 दिन भाग लिए, वहाँ जाके उस दिन किसी तरह चलते फिरते, बिकॉज मैक्सिमम लोग नॉन कॉम्पिटिटिव तरीके से भागते हैं। थोड़ा दौड़ लिए, थोड़ा दौड़ लिया, फिर चल लिया, रात में मसाज करा ली, क्रैम्स हो रहे हैं, 2 3 दिन रिकवरी में लग गए। बट आई डोंट थिंक इट इज़ द राइट वे। अगर हम वो रेगुलर कर रहे हैं तो आपके नी को डैमेज भी कर सकते हैं। क्रैम्स आना, नी में मेनिस्कस या एसीएल लिगामेंट इंजरीज होना, वो होने की संभावनाएं होती हैं। आपके नी के कार्टिलेज को भी डैमेज हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई जेन्युइनली मैराथन रन करना चाह रहा है तो उसको उसको अच्छे से प्रोग्राम करना चाहिए 1 डेढ़ 2 महीने पहले। जो उसको रेगुलर कर रहे हैं उनसे उस बारे में सीखना चाहिए। आजकल बड़ी अच्छी जानकारी यूट्यूब या गूगल पे भी है, उसको भी समझे, है ना, तो वो अच्छे से करेंगे। एक और चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा, प्रॉपर शूज़। आई नो मिलियन सोमन नंगे पाँव घूमते हैं, बट आई डोंट थिंक इट इज़ फॉर एवरीवन। एक प्रॉपर रनिंग शूज़ होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी शूज़ को लेके मत भागें, वो आपको वो आपके हील पे, नी पे और बैक पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देंगे इफ़ यू आर रनिंग रेगुलरली। कौन से शूज सबसे बेहतर है? आई वुड नॉट पॉइंट ऑन एनी कंपनी, बट होना ये चाहिए, आर्च होना चाहिए शूज़ में। ठीक है। यूजली कुशन बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर फिट होना चाहिए, है ना। सो जो भी कंपनी अच्छे रनिंग शूज़ बना रही है, चाहे वो जैसे अगर आप कंपनीज का ही पूछें तो चाहे ब्रुक्स है, ब्रुक्स करके कंपनी होती है, एसिक्स है ना, होका है, ये सब बहुत अच्छी कंपनीज है, नाइकी, एडिडास, एवरीवन इज मेकिंग रनिंग शूज़। सो रनिंग शूज़ अलग होते हैं और जिम शूज़ अलग होते हैं। हम दोनों को मिक्स ना करें। हम हमारे लिए वही मैं कह रहा हूँ, हम स्पोर्ट शूज़ इज द स्पोर्ट शूज़, सो वही पहन लेंगे, वो सही नहीं है। रनिंग शूज़ आर डिफरेंट, उनकी अलग स्ट्रेंथ, वो सब चीज़ें होती हैं। तो जो कोई इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है उसको हर चीज़ पिम प्रॉपर सब करें तो बॉडी को नुकसान नहीं होगा। अब आपने जूतों की बात की तो मुझे लगता है हमको
फ्लैट फीट के बारे में बात करना चाहिए थोड़ी सी, क्योंकि शूज़ के साथ आजकल बहुत सारे पैडिंग्स आजकल अवेलेबल है मार्केट में, विच आर आस्किंग कि अगर आपका फ्लैट फीट है तो यू कैन यूज़ इट इन योर शूज़ और वो आपको हेल्प करेगा। सही है। यस यस। सो बेसिकली सबसे पहले तो ये समझना है कि फ्लैट फुट क्या होता है। बहुत ही आम बात है और ये जेनेटिक्स में होती है, आपको आपके पेरेंट्स से मिलती है। और कई बार बहुत लेट तक पता भी नहीं चलता है कि आपको फ्लैट फुट है। हाँ। तो मुझे लगता है हर एक बच्चे का, या जिन पेरेंट्स को पता है कि भाई उनका फ्लैट फुट है, एक बार तो वो खुद तो फ्लैट जूते चप्पल ना पहने। जो भी लोग बोलते हैं फ्लैट्स बहुत अच्छे होते हैं, आई डोंट थिंक इट इज़ राइट, है ना। फ्लैट्स नहीं पहनने, थोड़े से कुशन और आर्च वाले शूज़ ही हमको पहनने चाहिए। नंगे पाँव घर के अंदर नहीं चलना है, हमारी भारतीय संस्कृति है। बट घर के अंदर भी आप एक मुलायम सोल की सॉफ्ट चप्पल पहने जिसको घर के अंदर है। देखिए हमारी संस्कृति किस लिए कि बाहर का मिट्टी विट्टी गंदी चीज़ नहीं आए, अगर आप उस चप्पल को घर के अंदर ही रखेंगे तो पर्पस सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसको अंदर की चप्पल बनाए रखें और प्लीज़ घर के अंदर भी चप्पल पहने। जो प्लांटर फिशाइटिस या एडी की समस्या आजकल आप सुनते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नंगे पाँव चलने से होती है। पुराने ज़मानों में क्या होता था, घर के जो फ्लोर होते थे वो कच्ची मिट्टी के बने होते थे, वो चलता है। बट आजकल सब जगह टाइल्स मार्बल और ये लगे हुए हैं, तो उनमें आप नंगे पाँव चलोगे तो थोड़े समय में एडी के दर्द होंगे ही होंगे। और फ्लैट चप्पलें, पतली पतली चप्पलें जो मैं आजकल देखता हूँ मार्केट में, वो बहुत नुकसानदायक है। फूड की बात कर ली। आजकल हम जब भी किसी को देखते हैं इंस्पायर बहुत जल्दी हो जाती है किसी को देखकर, कि इसको देखकर दौड़ना शुरू कर दिया, उसको देखकर जिम जाना शुरू कर दिया। यही ट्रू। अगर कोई एट द एज ऑफ 42 डिसाइड करता है मुझे दौड़ना शुरू करना है, मैराथन तो नहीं भागना लेकिन रोज अपने लिए दौड़ना है, यस यस। एकदम से सोच तो लिया दौड़ना है, लेकिन वो दौड़ना कितना खतरनाक हो सकता है किसी के इंसान के लिए, क्या नी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो अगेन हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। अगर आप, ये भी मेरे साथ बहुत होता है, मेरे पास हर दूसरे दिन इस एज ग्रुप का पेशेंट आता है कि दोस्तों ने बोला वज़न बहुत बढ़ रहा है, दौड़ना शुरू किया और दूसरे तीसरे दिन में हालत ख़राब हो गई, घुटने दर्द कर रहे हैं, कमर दर्द कर रहा है। तो इसका भी एक प्रोसेस है, हर चीज़ के लिए प्रिपरेशन ज़रूरी है। आई वुड से आप शुरू में कुछ दिनों के लिए स्ट्रेचिंग करें। पहले एक नॉर्मल वॉक या ब्रिस्क वॉक से स्टार्ट करें। एक बार अगर हो सके तो डॉक्टर से अपने विटामिन डी, B12 लेवल्स या फिर एक बार सप्लीमेंट्स प्रॉपर ले लें। आपकी क्या कैपेसिटी है, क्या मसल स्ट्रेचिंग है, कहीं आप बहुत स्टिफ तो नहीं है, तो पहले स्ट्रेचिंग पे ज़्यादा फोकस करें। फिर धीरे 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 शुरू में हो सकता है 50 मीटर या 100 मीटर जॉग करें और फिर उस डिस्टेंस को बढ़ाएं। अगेन इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपकी ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं होगी तो लैक्टिक एसिड बॉडी में जमा हो जाएगा, वही तो थकान करता है, बॉडी में स्पाजम्स करता है, जो जो चीज़ें होती हैं जी। तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके धीरे धीरे अगर आप शुरू करेंगे तो आई वुड से अगर कोई रोज़ रन करना चाह रहा है तो 1 या 1.5 महीने की प्रिपरेशन होनी चाहिए या प्रोसेस होना चाहिए रनिंग को फुल टाइम रोज करने के लिए। ऑल्सो आई वुड से रोज भागना भी अच्छी बात नहीं है। हाँ बेसिकली देखिए, एक तो अपने यहाँ ट्रैक्स भी नहीं होते हैं, लोग सड़क पे भाग रहे हैं, हाँ हार्ड सर्फेसेस पे भाग के थोड़े समय में उस पर भी घुटनों पे जोर आएगा। तो यू शुड गिव इट अ रेस्ट। वीक में 2 या 3 दिन रनिंग करिए, 1-2 दिन साइकिलिंग करिए, 1 आध दिन वेट ट्रेनिंग करिए, या फिर मिक्स एंड मैच करिए इस तरीके से कि एक ही टाइप का लोड या स्ट्रेस आपकी बॉडी या नीज पे ना पड़े। नहीं तो आपके नीज भी खराब हो सकते हैं। तो हर चीज़ का मिक्स एंड मैच बैलेंस बहुत ज़रूरी है। साइकिलिंग इज़, जिनको नीज के इश्यूज होते हैं उनके लिए साइकिलिंग वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज है। लोगों को लगता है साइकिल चलाने से घुटने खराब होंगे, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप प्रॉपर पोस्चर रखेंगे तो साइकिलिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज नी जॉइंट्स के लिए। तो मिक्स एंड मैच करिए। कई लोग रोज़, जैसे कोई इंक्लाइन होता है हमारे यहाँ, जैसे नीमच माता करके एक जगह है, लोग रोज़ 3 या 4 बार उसको चढ़ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो वो भी नीज को खराब कर रहा है, बैक को खराब कर रहा है। एवरी डे यू कैन नॉट रिपीट दैट सेम एक्सरसाइज, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ मसल्स ही खराब हो रही है या यूज हो रही है। तो यू हैव टू चेंज एक्सरसाइज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज ही एक ही टाइप का खाना नहीं खा सकते ना, बॉडी को भी पसंद नहीं है। और रोज एक्सरसाइज चीज करने पे शायद बॉडी पे ज्यादा जल्दी रिजल्ट दिखते हैं। यस यस यस, जी। क्योंकि
उस पर्टिकुलर सेट ऑफ मसल्स को रेस्ट की भी ज़रूरत है। आपकी मसल अगर यूज़ हो रही है तो वो कैटाबॉलिज्म हो रहा है, उसको रेस्ट से एनाबॉलिज्म होना पड़ेगा। तो ये पूरा एक सीक्वेंस है। सेम कार्टिलेज पे भी अगर आप रोज रनिंग करेंगे तो नी जॉइंट के कार्टिलेज या मसल्स पे स्ट्रेस आता है। तो आई वुड से मिक्स एंड मैच करिए, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रोग्रामिंग, कंडीशनिंग करिए एंड फिर करिए। जी। वो नी रिप्लेसमेंट जिसके बारे में हम लोग बात भी कर रहे थे, नी रिप्लेसमेंट को लेके पहले तो बड़ा डर था लोगों के दिमाग में, बड़े डर रहे थे कि यार नहीं नहीं मैं दर्द बस। सह लूंगा या सह लूंगी लेकिन ऑपरेशन नहीं कराना है। Yep. अभी भी सिचुएशन है। आई वुड से मैं पिछले 12-13 साल से कर रहा हूँ ये, चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं, लोगों की एक्सेप्टेंस बढ़ गई है। डर है कुछ लोगों में, देखिए आपको और मुझे भी दांत भी निकलवाना हो तो हमें डर लगेगा, ठीक है, सर्जरी से डर होना लाजमी है। बट जिन लोगों को चलना फिरना ही बंद हो गया है या फिर चाल ऐसी हो गई है कि हर थोड़े कदम में गिरने का डर रहता है, कई लोग 50-60 ईयर्स में, 60-65 ईयर्स में सिचुएशन में आ जाते हैं। वो बूढ़े नहीं है, बस वो दे आर इंडिपेंडेंट, है ना, दे आर 65 ईयर्स यंग, आई वुड नॉट से ओल्ड। बस उस नी पेन से उनकी रात में सोना मुश्किल हो गया है, करवट लेना मुश्किल हो गया है, सीढ़ी चढ़ना मुश्किल हो जाता है। फिर पूरी फैमिली कहीं घूमने जा रही हो, वो बोल रहे हैं कि नहीं मेरे को तो वहाँ चढ़ना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, मैं नहीं जा रहा हूँ। सो ऐसे लोगों के लिए नी रिप्लेसमेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस। और आजकल की एडवांस टेक्नोलॉजी, जैसे पारस हॉस्पिटल में हम लोग रोबोटिक टेक्नोलॉजी से नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। इसमें एक तो बहुत ही छोटा कट आता है, मसल्स ज़्यादा ओपन नहीं करनी पड़ती है, ब्लड लॉस नहीं होता है, बहुत ही प्रिसीजन और एक्यूरेसी से हम जॉइंट रिप्लेसमेंट्स करते हैं। तो पेशेंट को हम पहले दिन से ही कुछ ही फ्यू आवर्स में वी मेक हिम वॉक, हिम और हर वॉक, कुछ ही समय बाद सीढ़ी चढ़ना, बाथरूम यूज़ करना वो हम करा देते हैं हॉस्पिटल में। तो जो पेशेंट्स को पहले डर था ना कि हम कभी चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, अभी तो फिर भी चल रहे हैं, चाहे कैसे भी चल रहे हैं, दर्द में चल रहे हैं, हमने उसका सुना इसका सुना, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, इतना डर लोगों ने बनाया हुआ है सर्जरी के अराउंड। और जो वो बोल रहे होते हैं उन्होंने किसी मरीज को देखा नहीं है ऐसे। मैंने बोला आप वो 10 लोगों का मेरे को नाम दो जो आप बोल रहे हो कि चल नहीं पा रहे। हाँ, ऐसा तो कोई है नहीं। मैंने कहा मैं आपको 100 लोगों का नाम देता हूँ जो बहुत अच्छे से चल पा रहे हैं जी। हाँ, मैंने उनका देखा है, बड़े अच्छे चल रहे, वो चल रहे, फिर मैंने लोगों ने, और वो खुद ही बना लिया है। लोग बचने के लिए अलग अलग चीजें बोलते हैं। लोग बोलते हैं सर्दियों में नहीं कराना चाहिए, ठीक है, फिर सर्दी में अकड़न हो जाएगी। मैं बोलता हूँ मैं तो सर्जरी के बाद बर्फ लगाने बोलता हूँ, ठीक है, तो आपको तो नेचुरल बर्फ मिल रही है। फिर लोग बोलते हैं गर्मी में नहीं कराना चाहिए, है ना, इन्फेक्शन हो जाएगा, पसीना आएगा। मैंने कहा आपने सर्दी के टाइम बोला था कि गर्मी। फिर बोलते हैं बारिश में नहीं कराना चाहिए। तो सब लोग अपनी एक्सक्यूज हैं। फिर बारिश के जस्ट बाद फेस्टिवल्स आ जाते हैं। तो मैंने कहा कोई सही समय नहीं है, कोई रॉन्ग समय नहीं है। दूसरा पेरेंट्स जब होते हैं ना ओल्ड एज, उनके बच्चों के हिसाब से उनकी सर्जरी डिसाइड होती है। अब इसमें कुछ गलत है नहीं है मेरे को नहीं पता। कई बच्चे विदेश में होते हैं, बेचारे पेरेंट्स से यहाँ चला नहीं जा रहा, वो 2-2 साल 3-3 साल से वेट कर रहे हैं, बच्चा आएगा हमारी सर्जरी कराएगा, एंड पेन तो बेचारे पेरेंट्स झेल रहे हैं, बट बच्चे डिसाइड करते हैं कि उनकी सर्जरी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। वो भी मुझे बहुत दुख लगता है कभी कभार। बेचारा वो चाहता है इस दुख से, आप तो हो नहीं, बच्चे तो कहीं बाहर हैं, जीना तो उनको है, ठीक है, वो दर्द में, हाँ, वो दर्द में जी रहे हैं कि आपको छुट्टी मिलेगी तब कब वो छुट्टी मिलेगी, या फिर वो भी डर रहे होते हैं अरे मेरे पेरेंट्स को कुछ हो गया तो, ठीक है। तो ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो हमारी सोशल लाइफ में है। अच्छी बात यह है कि पोस्ट कोविड आई वुड से मैंने जो चेंज देखा है मेरे यहाँ की प्रैक्टिस में, तो पोस्ट कोविड इस चीज़ में बहुत चेंज आया है। लोगों ने पॉजिटिव चेंज बहुत ज़बरदस्त, मतलब लोगों ने इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लिया। दे वांट टू मूव, दे वांट टू बी फिट। तो मतलब 92 इयर्स के अंकल की भी हमने सर्जरी की है, अरेंजिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 40-50, डिपेंड करता है कि कितना ख़राब है। एंड अलग अलग एज रेंज के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वी अश्योर देम, उनको ठीक करते हैं। और जब वो चल के जाते हैं ना, तो उससे ज़्यादा खुशी की चीज़ उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए और इनफैक्ट हमारे लिए नहीं होती है। बिकॉज आई वुड से गाड़ी तो सही है, सिर्फ टायर ही तो ख़राब है जो बदल दिए, तो गाड़ी को वापस चलाने के लिए है। तो पेशेंट्स डू वेरी वेल विद दिस सर्जरी, दिस इज़ अ वेरी गुड सर्जरी। पर लोगों ने इसके लिए जो डर बना रखा है वो धीरे धीरे कम तो हुआ है, मुझे लगता है और जागरूकता की ज़रूरत है। तो
अच्छा होता जाएगा। आप जैसे डॉक्टर आई एम श्योर इतना पॉजिटिव बोलेंगे तो जरूर चेंज नहीं, आएगा। आई होप इट कुछ पेशेंट्स को इससे फायदा हो डेफिनेटली। मुझे बताइए कि मोदी जी का योगा या हम्म, राहुल गांधी की साइकिलिंग कौन सी ज़्यादा बेहतर है? दोनों। दोनों? यस, इसमें कोई दोहराई नहीं है। योगा का अपना एक रोल है। अगेन आजकल जो योगा हो रहा है वो पावर योगा या योगा एक्सरसाइजेज है जो जॉइंट की मोबिलिटी, मसल्स की स्ट्रेंथ, इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है, एजिलिटी के लिए ज़रूरी है। तो वो एक बहुत ज़रूरी है। साइकिलिंग का तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, देखिए, बिकॉज मैं मोस्टली नी और उन सब से ध्यान रखता हूँ। तो साइकिलिंग घुटनों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, घुटने इनफैक्ट सब मसल्स के लिए, काफ्स के लिए, एवरीथिंग, कार्डियो के लिए। तो मिक्स एंड मैच ऑफ बोथ द थिंग्स, दोनों ही एक चीज़ ना करें। जिनको लगता है कि उनसे साइकिल नहीं चलेगी, डर होगा, वो स्टैटिक जिम साइकिल ला सकते हैं। सोफे पे बैठ के नीचे पेडल एक्सरसाइजर होता है, बहुत सारी चीज़ें आजकल मार्केट में अवेलेबल है, उसको यूज़ करें। और साथ ही साथ योगा, मसल एक्सरसाइजेस। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी एक चीज़ रेगुलर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट हैज़ टू बी मिक्स एंड मैच ऑफ ऑल द थिंग्स, वेट ट्रेनिंग, योगा, साइकिलिंग, वॉक, एवरीथिंग। एवरीथिंग। सम स्पोर्ट्स ऑल्सो इफ यू कैन प्ले, वो भी मूड एलिवेशन करता है। जी। यस। आजकल स्टीरॉइड्स वगैरह इसके हम लोगों ने बात नहीं की थी, आजकल बहुत कॉमन हो गया है। इंजरीज के लिए कितना बड़ा कारक हो सकता है ये या नहीं होता है? देखिए, स्टेरॉइड्स, देखिए बॉडी के पास हाँ, तो नहीं है, यस, लेकिन आपने स्टीरॉइड लेके उसको तैयार कर लिया बिना यस, तैयार। यस, 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 डेफिनेटली। सो बेसिकली स्टेरॉइड्स एक जहर है, जो एक दवा भी है और एक जहर भी है, समझिए उसको। कि जब उसे डॉक्टरी उसके हिसाब से, इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से जान बचाने के लिए दिया जाए तो उससे बड़ी जीवन रक्षक दवा नहीं है। बट उसको चाहे अस्थमा के पेशेंट्स हों या फिर बहुत सीवियर कोविड या कोरोना में वो दिया गया है, तो उसने लोगों की जान बचाई है। पर वो रेगुलेटेड डोजेज में बहुत निर्देश के साथ दी गई है। पर इसी दवा का सबसे ज़्यादा मिसयूज मार्केट में होता है। ओवर द काउंटर इस ड्रग्स को बहुत दिया जाता है किसी भी खांसी जुकाम इन चीज़ों के लिए, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही गलत चीज़ है जो करते हैं। सेकंड, जिम में जो स्टेरॉयड इंजेक्शंस लग रहे हैं बॉडी बनाने के लिए, जो कि अच्छे से अच्छे बॉडी बिल्डर या रेसलर्स ने भी यूज़ किए हैं, और वो आप रोज़ देखते हैं एंटी डोपिंग, डोपिंग वो हो ही इसलिए रहा है क्योंकि वो जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं वो आपके परफॉर्मेंस या प्रदर्शन में बहुत एकदम से ग्राफ ऊपर ले आते हैं। बट देन वो या तो पकड़े जाते हैं या आपकी लाइफ को ख़राब कर देते हैं। एक जो चीज़ें हैं स्टेरॉइड से, हिप का एवियन नामक बीमारी होती है, जो कि अगर आपको हो जाए तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट में हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी उसमें करनी पड़ती है। तो ये भी आजकल यंग जिम गोअर्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि अगेन मैंने बोला, अगर सही तरीके से वेट नहीं ले रहे हैं या फिर सही सप्लीमेंट, सही मोटिवेशन उनको नहीं, सही गाइडेंस नहीं है, तो गलत चीज़ में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। एंड एवरी डे आई सी 1 or 2 पेशेंट्स, या तो सिवियर डिस्क प्रोलैप्स बैक इंजरी से गलत वेट उठा के, या फिर एवियन का बिकॉज ऑफ द जिम इंजरी। तो मुझे लगता है कि स्टेरॉइड्स को इतना फ्रीली अपन खुद से ना लें, उस चीज़ से डरें, unless it is prescribed by a professional doctor for a good thing। डायरेक्ट मेडिसिन दुकान से भी आप उसको ना लें, मेडिकल दुकान वाला भी अगर उसको डायरेक्ट दे रहा है तो अच्छी बात नहीं है। unless it is indicated by a doctor, it should not be taken। राइट। हिप रिप्लेसमेंट का आपने बात की, अब रिसेंटली आपने शायद एक बहुत बड़ी हिप रिप्लेसमेंट किया है, वो स्टोरी प्लीज थोड़ा सा बताएं, उसमें क्या था और क्या कॉम्प्लिकेशन, क्या कुछ हुआ? सो बेसिकली एक बहुत ही एल्डरली कपल हमारे पास आए। अंकल अपनी वाइफ को लेके आए कि ये बहुत सालों से चल नहीं पा रही हैं और कमर का दर्द है, कमर का दर्द है। तो मैंने उनको एग्जामिन किया, मुझे लगा कमर के दर्द से पेशेंट चल क्यों नहीं पा रहा है, ये बहुत ही स्ट्रेंज बात है। मैंने और बहुत जगह इलाज कराया, तो मैंने उनको एग्जामिन किया, मुझे जो एग्जामिन करके पता चला कि दोनों हिप, और हिप की वजह से दोनों घुटने भी उनके खराब हो गए। तो बेसिकली मैंने किसी तरह उनको समझाया, उनके एक्सरे कराए कि आपके ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, समस्या है, तो उसको हमें सुलझाना है, क्योंकि बाबा वाइफ से बहुत
सच्चा प्रेम करते थे, किसी तरह वो मान गए, उन्होंने बोला नहीं मेरे को तो इनको चलता कर दो। सो बेसिकली व्हाट वी डिड इज हमने एक ही सेटिंग में दोनों हिप रिप्लेसमेंट किए, जो कि यूजली बहुत रेयर होता है करना, यूजली एक एक करके करते हैं, तो वो हमने किए। उससे आंटी को हमने फर्स्ट डे से खड़ा करके चलाया बहुत अच्छे से, और जैसे ही वो थोड़ा अच्छे हो गए तो हमने दोनों नीज भी रिप्लेस किए। तो एक तरीके से बायलेटरल हिप और बायलेटरल नी रिप्लेसमेंट हुआ। बायलेटरल नी रिप्लेसमेंट बहुत आम बात है, बायलेटरल हिप रिप्लेसमेंट यूजली कम होते हैं, पर दोनों चारों ही चीज़ें चेंज हो जाना और पेशेंट बहुत अच्छे से चलना, वो एक बहुत ही रेयर चीज़ है। और साथ ही साथ वो हमारी जो आंटी जी हैं बहुत ही अच्छे तरीके से मूव कर रही हैं, चल रही हैं, जो इतने सालों से 15-20 सालों से उनकी मोबिलिटी ख़त्म हो गई थी, शी हैज़ रीगेन्ड इट बैक। सो यही एक ब्यूटीफुल चीज़ है कोई भी सर्जरी की या जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की, यू गेन योर मोबिलिटी बैक, यू गेन योर कॉन्फिडेंस बैक, which I think drives me also for in this field to कि वही मेरे को पैशन देती है कि पेशेंट को मज़ा आ जाता है जी विद जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज। भी आपके चेहरे पे दिखता है वो। बिफोर रैप अप दी शो, हम लोगों ने सप्लीमेंट्स की बात तो शुरुआत में की थी, लेकिन हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कौन सा खाना घर पर खाया जाए या कौन सा फ्रूट्स हम लोग लें जिससे हमारी हड्डी की सेहत बेहतर हो सके? यस, सो बेसिकली जो शाकाहारी लोग हैं उनको मिल्क प्रोडक्ट्स, जो कि अ, दूध है, वो भी अच्छी क्वालिटी का मिलना चाहिए, आजकल ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पनीर है, दही है, जी वो एक जो भी मिल्क रिच प्रोडक्ट्स हैं वो लेने हैं। ड्राई फ्रूट्स हैं थोड़ी अमाउंट में वो लेने चाहिए। सोया इज़ अ गुड, सोया के जो पनीर बनते हैं कुछ है वो इज गुड इन प्रोटीन, और वो भी। एंड फिर नॉन वेजिटेरियंस में तो एवरीथिंग, एग है, फिश है, चिकन है, दीज आर गुड सोर्सेस। और कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे रागी है, ये कैल्शियम में अच्छी होती है। अच्छा है। हाँ, सो ये पल्सेस अपने आप में एक बहुत बढ़िया चीज़ है अपने इंडियन सिनेरियो में, ये हमको लेना चाहिए। रोटी भी हमको मिक्स ग्रेन की लेनी चाहिए। साथ ही साथ सनलाइट का जो यूज़ है वो एक इम्पॉर्टेंट है, वो है। अब स्किन तो ख़राब होती है, बट अगर डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रह के थोड़ा भी सनलाइट में अपन रोज़ एक कोशिश करें 30 मिनट्स 1 आवर्स भी रहने की, तो कुछ तो अपने को फ़ायदा देगी। तो वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है। एक और क्वेश्चन आ गया हाँ, यस 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 कि ऐसा कहते हैं सूरज की धूप तो लेनी चाहिए, यस। विच इज द राइट टाइम, सुबह की, दोपहर की, कौन सी? सुबह की बिफोर 8 o'clock? यस, 7 to 9, 7 to 10, यस यस। और बॉडी किस पार्ट से सबसे अच्छी धूप हमारे शरीर में जाती है? क्या वो हाथ है, चेस्ट है, आंखें हैं, क्या है? यस, अपर बॉडी डेफिनेटली। प्रॉब्लम यही होती है कि अब हम जब डार्क क्लोथ्स पहन के अगर जा रहे हैं या फुली कवर्ड हैं, तो सनलाइट अपनी स्किन पर टच कैसे होगी या फिर हिट कैसे करेगी? तो जितना पार्ट एक्सपोज्ड है, अब हाथ एक्सपोज होते हैं यूजली अगर आप हाफ शर्ट में, या फिर फेस एक्सपोज है तो वहीं से एब्जॉर्ब होगी। सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए, तो या तो आप सन बाथ ले रोज, तो ठीक है, तो या अपने घर की छत पे थोड़ी देर आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, इफ़ इट इज़ पॉसिबल, थोड़ा आप या तो हाफ बिल्कुल मिनिमल क्लोथ्स में करें तो इट इज़ नाइस। तो वो आपको सनलाइट का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा देगी, विटामिन डी। यस, थैंक यू वेरी मच सर, इतनी सारी बातें करने के लिए। ऐसा लग रहा है कॉन्वर्सेशन खत्म ना हो, लेकिन अगली बार के लिए कुछ छोड़ते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर इसको सुन के बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत पॉजिटिव चीजें आएंगी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी, मेरे को बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर